जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको अभी फ्लाई एश ब्रिक मशीन लगाना है या जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, लेकिन एक डिलेमा के पोजीशन में है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ये तो बहुत कम लोग हैं जो हमसे मिले और अपनी बात को अपने सामने रखा कि क्या करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। तो मेरे मन में, अब उनको हमने फिजिकली तो समझाया, लेकिन लगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवालात आते होंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करें तो इसमें हमारा फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। तो मेरे मन में आया कि मैं एक वीडियो बनाकर हमारे चैनल के ऊपर डाल दूं, ताकि लोगों का जितना हो सके, मैं जो मन में जो डिलेमा वाला पोजीशन है उसको मैं क्लियर करने में अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उससे कुछ योगदान कर सकूं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर कुछ ज्ञान वर्धक लगे, हमारी बातों से अगर आपको कुछ सीखने को मिले, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को भी शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह इस बिज़नेस को करने का सोच रहे हों और उनके मन में भी आप ही की तरह सवाल आ रहे हों, तो उनको कुछ नॉलेज मिल सके इस बिज़नेस से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि जब भी आप कोई बिज़नेस करने का सोचें तो सबसे पहले ये देखें कि ये बेसिक नीड्स से रिलेटेड बिज़नेस है या नहीं है। तो जैसा कि आप इस बिज़नेस के बारे में देखेंगे तो ये बेसिक नीड से रिलेटेड बिज़नेस है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 तो एकदम बेसिक नीड है, जो मतलब इंसान जब तक रहेगा धरती के ऊपर तब तक उनको ज़रूरत लगता रहेगा। दूसरी बात क्या कि आप मकान से रिलेटेड बिज़नेस करने जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है अपने इंडिया में, हम लोग अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पर डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो घोर अभाव है। पॉपुलेशन बहुत अधिक है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। तो उसको बनाने में जितना फंडामेंटल नीड्स है, उसके हिसाब से अस्पताल बनाना होगा, रेलवे स्टेशन बनाना होगा, सड़क बनेगा, हर तरफ मतलब कंस्ट्रक्शन। तो अगले 50 साल तक, 100 साल तक यूँ समझिए कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पर रहने वाली है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो सबसे अधिक मटेरियल वॉल्यूम वाइज और वेट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो है वो ब्रिक का यूज़ होता है। आप जहाँ भी देखेंगे आपका नज़र पड़ेगा तो आपको ब्रिक ही ब्रिक लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि घर मकान हर जगह है जहाँ इंसान है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको ब्रिक लगा हुआ दिखेगा। तो निसंदेह बिजनेस बहुत अच्छा है, ईंट का बिजनेस है। और ईंट के बिजनेस का जो एक मार्केट में एक क्रेज़ रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी ईंट उद्योगी हैं, ईंट बनाने वाले जो व्यवसायी हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पैसा अच्छा कमाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आ गया है उस इंडस्ट्री में भी, इस इंडस्ट्री में भी, और वो सिर्फ इसलिए आया है कि उन लोगों ने समय रहते अपने बिजनेस को अपडेट नहीं किया, अपने को अपडेट नहीं किया। उन लोगों ने जो गवर्नमेंट के साथ में जो एक रेसिस्ट करने वाली बात थी, तो उस रेसिस्ट करने वाले फोर्स के तरफ उन लोगों ने अपना ये दिखाया है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। तो उसी के काट के रूप में फ्लाई एश ब्रिक का बिजनेस सरकार ने और समय ने, परिस्थिति ने उनके सामने भी रखा है। और आप अगर इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं तो भी आपके लिए भी ये बिजनेस है। ईंट का बिजनेस बहुत बड़ा चिमनी होता था पहले, आप देखेंगे बीघों में, एकड़ में 10-10 एकड़, 20-20 एकड़ ज़मीन लगता था। बहुत बड़ा सेटअप होता था। मतलब अपने एक तो कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और उसी गांव में और जहां कृषि होता है उसी जगह पे आप देखेंगे तो एक ही इंडस्ट्री था पहले से, शुरुआत से, जो अभी भी चल रहा है, वो है ईंट का उद्योग। तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत पहले से चली आ रही है और इसका अभी टेक्नोलॉजी कन्वर्जन का टाइम है। तो जब अगर आप रेस में आगे रहेंगे, आज से 5 साल पहले इस इंडस्ट्री को करने का टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत अधिक गवर्नमेंट के ऑर्डर और इसके ऊपर निर्भर रहना होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से लाल ईंट महंगा हुआ है, तो दोस्तों फ्लाई एश ब्रिक का बिजनेस अगर आप करते हैं तो अभी रिटेल में पेनेट्रेट होने का, 3-4 साल पहले से सरकारी भवनों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग जो है
वो बहुत काफ़ी मतलब बड़े स्तर पर होना शुरू हुआ और लगभग सभी प्रोजेक्ट में जहाँ फ्लाई एश ब्रिक अवेलेबल है उन सब जगहों पे निश्चित ही लगा है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसमें। अब जो रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर के लिए फ्लाई एश ब्रिक का पेनेट्रेट होने का जो सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है वो यही टाइम है, क्योंकि लाल ईंट का रेट अभी 10 रुपया 11 रुपया, अगर नॉर्थ बिहार की बात करें दरभंगा समस्तीपुर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और इस तरफ अगर आप फारबिसगंज अररिया और इन सब साइड में अगर आप बढ़ते जाएंगे तो 12-13 रुपया का रेट तो अब भी चल रहा है रिसेंट में। तो अगर आप फ्लाई एश ब्रिक का बिज़नेस करते हैं पूरे बिहार में आप कहीं भी बनाएंगे ना तो 6 रुपया से 6.5 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आने वाला है। और अगर आप 2 रुपया प्रॉफिट लेके भी 8-8.5 रुपये में भी अगर आप ईंट बेच लेते हैं फैक्ट्री रेट तो भी 2 रुपये का मुनाफा 1.5 रुपये का तो नेट प्रॉफिट आपको आना है। तो बिज़नेस करने जैसा है, ऐसा नहीं है कि इस बिज़नेस में किसी तरह का अब डाउट नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में था, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी कन्वर्जन जब होता है किसी भी चीज़ का तो अकस्मात नहीं हो जाता है एकदम से, मतलब 2-4 दिनों का ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसके पीछे चूँकि जो लाल ईंट है ये हड़प्पा काल से चला आ रहा है। उसी समय से जब अवशेषों का खुदाई होता है तो पता चलता है कि किसी सिंधु घाटी सभ्यता या कहीं से ये सब जो खुदाई हुआ है तो पता चलता है कि वहाँ भी पक्के घरों का अवशेष मिला है। तो मतलब लाल ईंट का उपयोग समाज बहुत पहले से करता आ रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट है और होना भी चाहिए, वही आधार है। उसी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन अब हो रहा है। अब आपको फ्लाई एश ब्रिक का बिज़नेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, ये नए दौर का बिज़नेस है जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब से पहले आप ईंट बनाने का बिज़नेस नहीं कर सकते थे, या उन लोगों के लिए ये बिज़नेस था, एक कॉमन आदमी नहीं कर सकता था। ये बिज़नेस उन लोगों के लिए था जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, लैंड है और जो इस बिज़नेस को डोमिनेट करते थे, वही कर सकते थे। वरना कोई साधारण सा आदमी, आम आदमी इस बिज़नेस को नहीं कर सकता था, ना चला सकता था। काफ़ी बड़ा सेटअप होता है और उसके अंदर काफ़ी पूंजी भी लगाना होता है और बहुत ही मेहनत का भी काम है, और उसके बाद क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहना और ये सब चीज़। तो अब फ्लाई एश ब्रिक में वही सब चीज़ जो जो प्रॉब्लम था लाल ईंट के इंडस्ट्री में, वो प्रॉब्लम फ्लाई एश ब्रिक में नहीं है। कैसे? सबसे पहला चीज़ क्या कि इसमें कैपिटल बहुत कम की ज़रूरत होती है। आप अगर 10-12 लाख 15 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से भी अगर चाहें, आज के डेट में बहुत सारी मशीनें ऐसी बनने लगी हैं बाज़ार में, जो अगर आप सही सिलेक्शन, सही आदमी से गाइड होकर अगर आप काम करेंगे, आपको अगर जानकारी हो या आप सही जानकारी लेकर अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारी मशीनें हैं ऐसी जो बहुत कम रेट की हैं और ब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे, मतलब अगर आप बेरोज़गार हैं, नवयुवक हैं, थोड़ा सा भी बिजनेस माइंड अगर है आपका, तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। छोटा मशीन 2-3-4 लाख रुपए का मशीन लेकर के घर में 3-4 लोग होते ही हैं। तो एक आप खुद भी, एक एंटरप्रेन्योर को खुद से ही काम करना चाहिए शुरुआती दौर में। तो अगर आप खुद काम करके ऐसा एक सुपरवाइज़र टाइप, एक मैनेजर टाइप आप काम करके 2-3 लेबर रख के आप डेली का 1500-2000 भी ईंट अगर आप बनाते हैं तो, और अगर 1.5 रुपये का भी मार्जिन अगर आप समझ के चलें, जो कि अभी है मिनिमम मार्जिन, आने वाले दिन में जैसे जैसे लाल ईंट का रेट बढ़ता जाएगा ऐसे ही आप फ्लाई एश ब्रिक के बिज़नेस को, आप अपनी क्वालिटी को अच्छा रख के रिटेल के लिए आपको ईंट बनाना होगा। रिटेल के लिए अगर आप ईंट बनाते हैं, इसका मतलब आपको अच्छी क्वालिटी का ब्रिक बनाना होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिक बनाना होगा, जिससे कि लोगों का इसके ऊपर विश्वास जमे। जैसे ही आम लोग इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, जैसे ही रिटेल में इसका यूज़ होना शुरू होगा, तो लोग अपने आप इस ब्रिक के तरफ टर्न आउट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। इसका लाइफ बहुत लंबा होता है, मजबूत भी काफ़ी होता है। लोगों को जानकारी नहीं है, इसके वजह से लोग ख़राब क्वालिटी का ब्रिक बनाते हैं, या लालच में, ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में, ऑर्डर ज़्यादा लेने के चक्कर में लोग रेट कम करके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप छोटे से मशीन के साथ भी अगर बिज़नेस करते हैं, इसको 3-4 लोग का भी अगर आपके पास में टीम हो, तो मतलब
15,000 10,000 स्क्वायर फीट भी, अगर नॉर्थ बिहार के भाषा में कहें, दरभंगा मधुबनी के कट्ठा के हिसाब से अगर कहेंगे तो 4-5 कट्ठा भी ज़मीन है तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। डेली का 2,000 ईंट भी अगर आप बनाते हैं, और ईंट को बेचने के लिए भाई आपको किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप जहाँ बना रहे हैं, जहाँ हैं, उसी जगह इसका खपत भी है। गांव में हैं तो गांव में आप ये नहीं सोच सकते कि हम लोग बहुत बैक में हैं, ये ईंट शहर में चलता है। अब इस ईंट को पंचायती राज विभाग ने नाली बनाने में, जो गली नली योजना है, उस नाली बनाने में भी इसको अप्रूव किया हुआ है, और अब लग रहा है बहुत सारे पंचायतों में। और बहुत ही जल्दी सारे बीडीओ साहब के थ्रू, डीडीसी साहब के थ्रू, जेई के तक, जो लास्ट मतलब ब्रिक यूज़र है गवर्नमेंट का, तो जेई तक को ये लेटर जाने वाला है, और स्ट्रांगली उनको ये इंस्ट्रक्शन जाने वाला है कि हर जगह फ्लाई एश ब्रिक जहाँ अवेलेबल है वहाँ लगाना है, फ्लाई एश ब्रिक ही सरकारी योजनाओं में लगाना है। तो इंदिरा आवास में भी अब चूँकि लाल ईंट का रेट बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, और अगर 2 रुपये का भी डिफरेंस ब्रिक में, फ्लाई एश ब्रिक के अच्छे ब्रिक में और रेड ब्रिक के अच्छे ब्रिक में 2 रुपये का भी लोगों को अगर डिफरेंस दिखेगा, तो लोग निश्चित ही इस ब्रिक को कंसीडर करेंगे, आपके पास आएंगे, वो एक बार ब्रिक भी लेके जाएंगे। अगर आपका ब्रिक अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो अगली बार वो आपको ऑर्डर देंगे। और ऐसे ही जो मार्केट है किसी प्रोडक्ट को ऐसे ही अपनाता है धीरे धीरे, और एक बार विश्वास आपका जमना चाहिए और आप उसको मेंटेन करें तो आपका ब्रिक निश्चित बिकेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ब्रिक अब बहुत बड़े सिटीज़ में, जो बड़े बड़े मॉल्स और जो बड़ी सरकारी योजनाएं हैं वहीं लगती हैं। अब इसका उपयोग जो लास्ट कॉमन मैन है, पंचायती राज में जो इंदिरा आवास के जो लाभुक होंगे, वहाँ भी अब मैंडेशन हो रहा है, हो चुका है, बल्कि अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। उसी के ऊपर वर्कआउट कर रही है गवर्नमेंट, और जो जो वॉलेंटियर्स हैं वो लोग। तो अब ये इंदिरा आवास में भी लगना है। आपके गांव के जो नाली और सड़क का जो काम हो रहा है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इसको कहीं भी बेच सकते हैं, और ईंट को बेचने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि इसका जो डिमांड सप्लाई गैप है वो 60-40 का है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 60 और 40 का गैप, मतलब 100 ईंट चाहिए बाज़ार को, बाज़ार की ज़रूरत, बाज़ार का रिक्वायरमेंट 100 ईंट का है, तो वहाँ 60 ईंट मिल पाता है, 40 ईंट तो मिलता ही नहीं है। क्योंकि लाल ईंट के व्यवसाय में जो दिक्कत है वो ये कि 6 महीना बारिश के दिनों में तो इसका उत्पादन ही नहीं होता है, और उस समय ब्रिक का जो खपत है वो इसके तुलना में ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स लोग होते हैं, ये अंदर का जो काम होता है, ढलाई वगैरह, या चाहे बाहर का काम, ज़मीन का काम, खड्डा करने का काम, ये लोग सूखे दिनों में करते हैं, और बारिश के टाइम में इनका मेन फोकस होता है ब्रिक वर्क करना और प्लास्टरिंग करना इनसाइड, ताकि इनके प्रोजेक्ट का टाइम डिले ना हो। तो 6 महीना तो उत्पादन ही नहीं होता और खपत बढ़ जाता है। तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें अभी तक हमेशा 60 और 40 का गैप रहा है डिमांड सप्लाई का। तो सबसे पहले कि वो जो डिमांड सप्लाई गैप भरना होगा, उसमें जितना चिमनी अभी है बिहार में, तकरीबन इसके हिसाब से देखेंगे तो 6600 चिमनी ऑपरेशन में है इस बार। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बाद 6600 के बीच में होगा। तो 6600 चिमनी होने के बावजूद भी इतना ही चिमनी और चाहिए, तब जाके 100:100 का डिमांड सप्लाई रेशियो बनता है। तो आप सीधा समझें कि 6000 मशीन तो यूं ही लगेगा, तब जाके डिमांड सप्लाई गैप फुलफिल होगा, रेट कंट्रोल में आएगा और सब कुछ कंट्रोल में आएगा। तो 6000 मशीन, वो भी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी साल का 30 लाख होना चाहिए। इतना बड़ा कैपेसिटी का मशीन होगा तब जाके 6000 मशीन कम से कम रिक्वायरमेंट होगा, और बाकी चिमनी भी चले बराबर साथ में, तब जो ब्रिक का डिमांड है वो फुलफिल हो पाएगा मार्केट का। तो दोस्तों, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना डिमांडिंग बिजनेस है ये। बस इसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है, एक जानकार के तरीके से करने की ज़रूरत है। इसमें आपका मार्गदर्शन कोई करने वाला हो, जो आपको हर जगह ये बता सके कि भाई मशीन किस तरह का होना चाहिए। आप डिसाइड ना करें, दूसरों के इसमें आकर आप मशीन सेलेक्ट ना करें कि कौन सा मशीन हो, हम कौन सा मशीन ले, चूँकि आपको मालूम नहीं है रॉ मटेरियल के हिसाब से कि अपने यहाँ रॉ मटेरियल कौन सा मिल रहा है,
उसका रेट क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, उससे बनने के बाद ब्रिक का कॉस्ट कितना आएगा, मार्केट में कंपटीशन में जो हम बेचेंगे, हमारा कंपटीशन जो होगा वो जो रेड ब्रिक के रेट से हम 1-2 रुपया कम करके भी अगर बेचें तो हमको 1-1.5 रुपया का मार्जिन आ जाना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको सबसे पहले ये सब वर्कआउट करके फिर आपको बिजनेस में घुसना चाहिए, उतरना चाहिए और डेफिनेटली इस बिज़नेस को करना चाहिए। बहुत सारा काम अभी है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इस काम का एक अपना अलग ही क्रेज़ है मार्केट में। अगर आप ब्रिक बनाते हैं तो ईंट से जुड़ा हुआ जो बिज़नेस है ये बहुत ही आकर्षक बिज़नेस रहा है समाज में। तो इस बिज़नेस को अगर आपके मन में किसी तरह का डिलेमा है कि करें तो करें या नहीं करें, और अगर करें तो किस तरीके से करें, कौन सा मशीन लें, कैसा रॉ मटेरियल यूज हो, कितना मिक्सिंग प्रोपोर्शन रखें, दूसरों को देखकर अगर आप करेंगे तो दूसरे जो गलती कर रहे होंगे वही गलती आप भी रिपीट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग बाज़ार में हैं और हमारा मकसद यही है, हमारा कोशिश यही है, हम लोग मशीन भी बनाते हैं और रॉ मटेरियल, मेंटेनेंस, मशीन इंस्टॉलेशन, लोन अप्लाई में असिस्टेंस, हम लोन नहीं दिलवाते, हम आपको तरीका बता देंगे कि किस तरीके से आपको लोन का अप्लाई करना है, कौन सी योजना में करना है, ताकि आपको कम से कम एफर्ट में लोन मिलने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे, जिनके मन में भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे इस वीडियो के ऊपर आकर आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें दोस्तों, क्योंकि हम लोग हर कॉल का जवाब नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाएंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो आप कमेंट करें, हम लोग कमेंट का जवाब निश्चित देंगे, हर कमेंट का जवाब देंगे और कॉमन जो क्वेश्चन होगा उसको लेकर नया वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों का जो एक कॉमन ये हो वो सॉल्व हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो क्या सुधार करना चाहिए वीडियो के अंदर, ये आप ज़रूर बताना हमें, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो समझेंगे कि हमारे काम का हमको इनाम मिल गया। जय हिंद, नमस्कार।